सुप्रभात बच्चों, आप सभी को पुनः स्वागत है पाठ 3 रीढ़ की हड्डी के शेष भाग में। गोपाल प्रसाद और उसके लड़का शंकर राम स्वरूप के घर पहुंच जाता है। उससे आगे गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। राम स्वरूप चौंक कर बिजनेस, और वह जल्दी ही फिर समझ जाता है। वह समझ कर आगे, ओ अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। वह उठते हुए गोपाल प्रसाद यह विवाह जैसी पवित्र शब्द को और पवित्र प्रथा को यहाँ बिजनेस नाम दे रहा है, क्योंकि गोपाल प्रसाद बहुत ही पुराने रूढ़िवादी विचारधारा के व्यक्ति है। वह लेन देन में खासी विश्वास रखता है। वह विवाह को व्यापार समझता है। गोपाल प्रसाद यह सब क्या तकलीफ करते हैं, अर्थात वह राम स्वरूप जी से कह रहे हैं कि ये सब बेकार में आप तकलीफ उठा रहे हैं। राम स्वरूप हंसते हुए, तकलीफ किस बात की? फिर वह आगे हंसते हुए, यह तो मेरी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ, हंसते हुए, माफ कीजिएगा, जरा अभी हाजिर हुआ। अंदर जाते हैं। वह नाश्ता लेने के लिए अंदर चले जाता है। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाजों में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती है, पता चले लड़की कैसी है। अर्थात राम स्वरूप को अंदर चले जाने के बाद वह इधर उधर झांक कर राम स्वरूप की हैसियत पता लगाता है। चूंकि यह दहेज कितना दे सकता है, उसकी हैसियत से यह अंदाजा लगा रहा है कि दहेज यह कितना दे सकता है। शंकर जी कुछ खखाड़ कर इधर उधर देखता है। उसकी बेटे भी हुंकार भरता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठती हो? विवाह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर के बैकबोन, अर्थात आगे भी यह कुछ कहना चाह रहे थे। इतने में बाबू राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए मेज पर रख देते हैं। शंकर अपने पिता की बातों पे चलने वाला लड़का है। वह कोई भी डिसीजन लेने में योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है। उसके पिताजी जैसे जैसे कहते हैं उसी अनुसार वह करता है। जब वह झुककर बैठा हुआ है तो उसके पिताजी डांटते हुए यह कह रहा है कि यहाँ ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो, वरना तुम्हारी कोई प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। तभी तुम्हारे दोस्त कहते हैं कि शंकर के पास बैकबोन ही नहीं है। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए हा वह हंसता है। आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। अर्थात राम स्वरूप का कहने का यह तात्पर्य है कि वह देसी चाय ही पीना पसंद करता है, और ज्यादा मीठा, क्योंकि मीठा अगर कम हो तो चाय में कोई स्वाद ही नहीं रह जाता है, ऐसा कह रहा है राम स्वरूप। हंसते हुए कहता है, आप सही कह रहे हैं। प्याला पकड़ाते हुए शंकर खखाड़ कर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वाले पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। राम स्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। राम स्वरूप पर और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड की माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले,
फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। गोपाल प्रसाद के इस कथन से यह स्पष्ट हो रहा है कि आज के जो फैशन का दौर है उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऊपर की टीम टाम वह पसंद नहीं करता है, इसलिए वह सोच रहा है कि सरकार को अगर आमदनी बढ़ानी है तो वह खूबसूरती पर टैक्स लगाए। देखिए कैसे उसकी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल की खूबसूरती का सवाल भी बेढाब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता ही नहीं था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हुए लीजिए। ये दोनों आपस में फिर बात करने लगते हैं अपने जमाने का। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए कभी नहीं साहब, कभी नहीं। अर्थात अभी का जो दौर है फैशन का वह हमारे समय में कभी था ही नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? इन दोनों को वार्तालाप से यह स्पष्ट हो रहा है कि गोपाल प्रसाद विवाह की प्रथा को व्यापार मान रहा है। रामस्वरूप व्यापार की बात सुनकर चौंक जाते हैं। रामस्वरूप नाश्ते की बात कहकर थोड़ी देर के लिए अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपने बेटे से कमर सीधी करके बैठने के लिए कह रहा है। वह पिता के आज्ञा पालक है। जब रामस्वरूप के आने की आहट सुनकर दोनों पिता पुत्र सचेत हो जाता है और गोपाल प्रसाद कहता है कि सरकार को अगर अपनी आमदनी बढ़ानी हो तो खूबसूरती पर टैक्स लगाए। देखें कैसे आमदनी बढ़ती है। गोपाल प्रसाद लड़के की खूबसूरती होना आवश्यक मानते हैं, लेकिन ऊपरी टिप टाप भी पसंद नहीं कर रहा है। आगे है शंकर किस मामले में। रामस्वरूप यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है, वह लड़की सुंदर चाहता है। रामस्वरूप जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद देखना क्या, अब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो वह यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप हंसते हुए, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद और जायजा तो मिल ही जाएगा। जायजा का अर्थ जन्मपत्री। गोपाल प्रसाद शंकर की खूबसूरती के विषय में राय जानना चाहते हैं कि उसके विचार में शादी के लिए खूबसूरती कितनी आवश्यक है। तब उसके पिता बीच में ही बात काटते हुए कहा कि हमें तो खूबसूरत बहू चाहिए, फिर चाहे वह पाउडर इत्यादि लगाकर खूबसूरत दिखाई दे। वे उमा की खूबसूरती और जन्मपत्री के विषय में उसके पिता रामस्वरूप से पूछ देता है। रामस्वरूप जी, जायचे को मिलाना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया जाए, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। रामस्वरूप चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की पसंद नहीं है। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? गोपाल प्रसाद स्वयं वकील है, लेकिन उसका सोच इतना संकुचित है कि वह लड़कियों को अधिक पढ़ी लिखी होना अच्छा नहीं समझता है।
उसका मानना है कि अधिक पढ़ी लिखी लड़की नखरे दिखाती है और उसके नखरे दिखाने के लिए शंकर अपने पिता के हाँ में हाँ भरते हुए जी हाँ कोई नौकरी तो करवानी नहीं है, क्योंकि यह पिता के इशारों पे चलने वाला लड़का है। वह अपने पिता की हाँ में हाँ भर रहा है। रामस्वरूप नौकरी तो करवाने का कोई सवाल ही नहीं उठता गोपाल प्रसाद। और क्या साहब देखिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदार से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम ही तो है पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी यही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर की पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी की नहीं। रामस्वरूप जी हाँ। और मर्द की दाढ़ी होती है, औरतों की नहीं। हंसकर शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। रामस्वरूप शंकर से चाय लीजिए ना। शंकर धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से आप। गोपाल प्रसाद बस साहब अब खत्म ही कीजिए। रामस्वरूप आपने तो कुछ खाया नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताए वह मक्खन? गोपाल प्रसाद नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट भर तो खाना नहीं था, फिर टोस्ट वोस्ट में खाता नहीं। रामस्वरूप हाँ हंसते हुए मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर की दरवाजे की ओर मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, शायदगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गाड़ कर और शंकर आंखें छुपाकर उसे ताक रहे हैं। अब इस बैठक कक्ष में उमा की आगमन होती है। रामस्वरूप हंसते हुए, यही है आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ। चश्मा? उमा के चेहरे पर चश्मा देखकर दोनों आश्चर्य में पड़ जाता है। रामस्वरूप जरा सकपकाकर, जी हाँ, वह तो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी शुरू हो गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? रामस्वरूप नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया है, अर्थात मैंने आपको बता ही दिया है। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कोमल स्वरों में, बैठो बेटी। रामस्वरूप वहां बैठ जाओ माँ, उस तख्त पर अपनी बाजे के पास। प्रस्तुत संवाद इस प्रकार है। गोपाल प्रसाद के मन में यह संशय है, वह जानना चाहता है कि लड़की पढ़ी लिखी है या नहीं। उन्हें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, बस मैट्रिक पास ही होनी चाहिए। वे लड़कों की पढ़ाई को वकालत कहते हैं, किंतु लड़की को नहीं। वे तर्क देते हैं मोर की पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी को नहीं। इसी तरह उच्च शिक्षा भी केवल पुरुषों के लिए ही होती है। तभी उमा पान की तस्तरी हाथों में लेकर प्रवेश करती है। कपड़े सादे हैं, उसकी नाक पर चश्मा है। यह देखकर दोनों बाप बेटा चौंक जाते हैं। उमा के पिता सफाई में बताता है कि कुछ दिन पहले से इसका आंख दुखनी आ गई थी, इसलिए डॉक्टर ने कुछ दिन चश्मा लगाने के लिए कह दिया है।
गोपाल प्रसाद जानना चाहता है कि कहीं पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो ऐसी समस्या नहीं आ गई, लेकिन राम स्वरूप भी उसे तसल्ली देता है कि ऐसा कोई बात नहीं है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना वाना बजाना सीखा है। राम स्वरूप जी, हाँ सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है, इसकी स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झोपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। राम स्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रख कर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तुम तो पेंटिंग वेंटिंग भी, अर्थात आगे डॉट डॉट है, खाली स्थान है, तो इसका मतलब गोपाल प्रसाद यह पूछना चाह रहा है कि तुम्हें पेंटिंग वेंटिंग की भी हुनर आती है। उमा चुप। राम स्वरूप, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी है कुत्ते वाली, इसी ने खींची और वह उस दीवार पर भी अपनी बेटी की खूबियों के बारे में गोपाल प्रसाद से राम स्वरूप कह रहा है। यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? राम स्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी, कहकर हंसने लगता है। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। उमा चुप। राम स्वरूप इशारे के लिए हंसते हैं, लेकिन उमा चुप है। इस तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और राम स्वरूप सकपकाते हैं। राम स्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से हंसते हुए जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। राम स्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। इनकी इस संवाद का वर्णन इस प्रकार है। गोपाल बाबू उमा से उसकी हुनर के बारे में जानना चाहता है। बैठने के लिए इशारा करते हुए वह पूछता है कि गाना वाना आता है। उमा सितार उठाकर मीरा के प्रसिद्ध गीत ओ मेरे गिरधर गोपाल दूसरा न कोई गाना प्रारंभ कर देती है। तभी आंखें उठाकर वह शंकर को देखती है। शंकर को देखते ही वह गाते गाते एकदम से बीच में ही रुक जाती है। गोपाल प्रसाद और उसके पिता सभी आश्चर्य में पड़ जाता है। अचानक उमा वहां से उठकर अंदर जाना चाहती है, लेकिन पिताजी वहीं रोक देते हैं। गोपाल प्रसाद उसकी अन्य हुनर के बारे में भी उमा से बार बार तरह तरह के प्रश्न पूछने लगते हैं। आगे उमा, हालांकि लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, फिर खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। उमा इस प्रकार की तरह तरह की सवालों से चिढ़ गई हुई है और उसके पुत्र शंकर को देखकर तो और ज्यादा। राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा, उमा। पुत्री की इस तरह के व्यवहार को देखकर पिता नाराज हो जाता है। उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? अब उमा गुस्से से तिलमिला गई है। गोपाल प्रसाद ताब में आकर, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलवाया है।
उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा अपने इन शहजादे से तो पूछिए, अभी पिछले फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए। इन संवादों का वर्णन इस प्रकार है। जब उमा जवाब देने के लिए जोर देती है तो वह फूट पड़ती है। क्या जवाब दूं बाबूजी? जब मेज कुर्सी की बिक्री होती है तो दुकानदार मेज कुर्सी से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखा दिया जाता है। पसंद आई तो अच्छा, वरना वह वहां से चलते बनता है। और आप तो इतनी देर से मुझे नाप तोल कर रहे हैं। वह आगे कहती है, आप जो मुझे इतनी देर से भेड़ बकरियों की तरह, एक कसाई की तरह नाप तोल कर रहे हैं, जरा इन महाशय से तो पूछ लीजिए कि यह लड़कियों की हॉस्टल में क्या कर रहे थे। गोपाल प्रसाद इस तरह की सवाल सुनकर क्रोधित हो उठते हैं। तब उमा शंकर की पोल खोलते हुए बताती है कि ये पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल में पकड़े गए थे। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास की है, कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान सम्मान का ख्याल तो है, लेकिन उनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैर पकड़कर अपना मुंह छुपाकर भागे थे। रामस्वरूप उमा उमा कहकर चिल्ला उठते हैं। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू। रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक पढ़ी लिखी है। लाइए, मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेट ढूंढ कर उठते हुए, बीए की सिर्फ बीए पास, उफ, गजब हो जाता है। झूठ का भी कोई ठिकाना है। आओ बेटी, चलो दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। उमा, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह बात पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालात में आना। प्रेमा उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन, बाबूजी, मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। प्रस्तुत संवाद का वर्णन इस प्रकार है। गोपाल बाबू उमा से पूछते हैं कि क्या तुम कॉलेज में भी पढ़ाई की हो? उमा कहती है बड़े गर्व के साथ कि हाँ, मैंने कॉलेज तक की पढ़ाई ही की है, कोई चोरी नहीं की है। वह गोपाल प्रसाद से कहती है कि आपका बेटा नौकरानी के पैर में पड़कर मुंह छुपाकर भागा था। गोपाल प्रसाद गुस्से में छड़ी उठाकर जाने को तैयार हो जाते हैं और अपने बेटे शंकर से भी चलने के लिए कहता है। शंकर भी रुलासा सा चेहरा बनाया हुआ है। उमा सारी बातें कहते हुए वह चिढ़ रही है और चिढ़ते हुए यह भी जाते जाते गोपाल प्रसाद और उसके बेटे के बारे में गोपाल प्रसाद को सुना रही है कि घर जाकर जरा अपने इस लाडले बेटे से पूछिएगा कि इनके पास रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं।
बैकबोन। गोपाल प्रसाद और शंकर गुस्से से घर लौट जाते हैं, तभी रतन मक्खन लेकर लौटता है, पर्दा गिर जाता है। एकांकी यही समाप्त होती है। इस एकांकी में पुराने रूढ़िवादी विचारों को उभारा गया है। गोपाल प्रसाद जो शंकर के पिताजी हैं, उनका विचार बड़े ही संकुचित है। वह खुद वकील है, पर वह पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहते हैं। वह कम पढ़ी हुई लड़की चाहते हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि अधिक पढ़ी लिखी लड़की कायदे से बाहर हो जाते हैं। मुझे उसे घर में रखना, कोई नौकरी तो करवानी नहीं है या कोई पॉलिटिक्स तो करवानी नहीं है। सो वह लड़की को उच्च शिक्षा देने की राय में नहीं है। उनका मानना है कि लड़की का कार्य ही घर को संभालना है, गृहस्थी को संभालना है। यदि लड़की भी नौकरी करने लगे, पॉलिटिक्स करने लगे, तो फिर गृहस्थी कौन संभालेंगे। वह सिर्फ लड़कियों को घर के चार दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहता है। लेकिन आज का परिप्रेक्ष्य, आज का समय वैसा नहीं है। ऐसे वर्ग हमारे समाज के लिए बोझ है। ऐसी संकुचित विचारधारा को त्यागना होगा और लड़कियों को भी लड़का के समान शिक्षित करना अति आवश्यक है। उसे हीन दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि उमा के पिता राम स्वरूप अपने बेटी को उच्च शिक्षा दिलवा तो दिए हैं, पर वह अंदर ही अंदर आत्मग्लानि की भावना से वह जूझ रहे हैं। पुत्री को उच्च शिक्षा तो मैंने दिलवा दिया, लेकिन इसकी शादी विवाह करना हमारे समाज में अब मुश्किल पड़ रहा है। इसलिए वह गोपाल प्रसाद से झूठ बोला। जब राम स्वरूप की झूठ गोपाल प्रसाद के सामने सच बनकर आती है, तो गोपाल प्रसाद राम स्वरूप को भला बुरा सुना देता है। उमा भी चुप बैठी हुई नहीं रहती है। वह बड़े गर्व के साथ कहती है, हाँ, मैंने कॉलेज की पढ़ाई की है, मैंने उच्च शिक्षा हासिल की है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। आपकी बेटी की तरह मैंने कोई चरित्रहीनता के कार्य नहीं किया है। इस एकांकी का शीर्षक सर्वथा उपयुक्त है। शंकर चरित्रहीन युवक है। उसमें चारित्रिक दृढ़ता का न होना उसे रीढ़हीन सिद्ध करने के लिए काफी है। यह सार्थक भी है। शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह उसे सीधा रखने में भरपूर सहयोग करती है। यही दशा समाज की भी है। शंकर जैसे युवक रीढ़हीन है। उनका अपना कुछ भी व्यक्तित्व नहीं है। वह चरित्रहीन है और दूसरे के इशारा पर चलने वाला है। ऐसा लगता है कि उनकी रीढ़ की हड्डी है ही नहीं, तभी उसे बैकबोन बिना कहा जाता है। यह शीर्षक एकांकी को भावना को व्यक्त करने में समर्थ है, अतः सार्थक है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ रीढ़ की हड्डी एकांकी और इस एकांकी की शीर्षक सर्वथा उचित है और सार्थक भी हो रहा है। धन्यवाद।